नमस्कार मित्रों, मैं सचिन भाटीवाड़ स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। कैसे हैं भाई आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, थोड़ी कमेंट्स बड़े कर दे यार। गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हूँ। ऐसे नहीं होता वो, वहां से करना, जूम माइनस कर पहले पूरा। ठीक है भैया, आ चुके हैं कमेंट्स तुम्हारे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे विद्यार्थी जुड़ जाओ भाई। देखो ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है, हमसफर बैच है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा होगा। क्या है हमसफर बैच? एक ऐसा फाउंडेशन बैच है जिसमें आप रेलवे से संबंधित सारे बैचेज की तैयारी कर सकते हो। बढ़िया तरीके से मैं आपको इकोनॉमिक्स विषय है, अर्थशास्त्र विषय है, उसको कवर करवाने का काम करूंगा। थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप जानते हो, विस्तृत विषय है ये। बेसिकली ये विषय यूपीएससी वगैरह के लिए बना है। वनडे एग्जाम में इसकी शुरुआत एसएससी ने करी थी। एसएससी ने प्रश्न देने शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे स्टेट एग्जाम्स और फिर रेलवे वगैरह के अंदर आपका ये प्रश्न यहाँ से आने लग गए। बड़े सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्टरी वीडियो से ही, कि अर्थशास्त्र होती क्या है, क्या कैसे पढ़ने का काम करेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चन शो करता हूं आपको, ठीक है? नमस्कार, राधे राधे भाई, है ना? देख रहे हैं, ये ऐसी डीपीपी आपको मिलेगी रोज। आपको जो प्रैक्टिस है ना, वो यहां से आप कर सकोगे, प्रैक्टिस इसके माध्यम से। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ऐसा प्रश्न पूछा गया, रेलवे का पूछा गया प्रश्न है भाई। ये किसका प्रश्न है? रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है ये। और ये क्या कह रहा है भैया ये प्रश्न? ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न सुनेंगे ध्यान से, कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? Who makes a monetary policy in India? Who formulates monetary policy in India? यहां उत्तर भी लिखा, बी आंसर है। कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है, जो आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बड़ा भारी दिख रहा है यार ये। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ठीक है, ये जो प्रश्न है ये आपको किस चैप्टर में देखने को मिलेगा? तो इस प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? आपको बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग में क्या होता है भाई? देखो, बैंकिंग के अंदर आपको 3-4 चीजें पढ़ती हैं। बैंक किसके साथ रिलेट करता है? भारत की मुद्रा प्रणाली के साथ रिलेट करता है। तो आपको करेंसी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा पूरा। फिर बैंकिंग प्रणाली, जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो कैसे काम करती है, कैसे भारत में बैंकों का विकास हुआ, किस प्रकार से बैंक आपके लिए काम करते हैं, और वर्तमान समय में भारत में बैंकिंग की क्या स्थिति है। तो एक प्रकार से ये पूरा जीएस का है, ठीक है? क्लास 8 से ही हैं रजनीश सर, जो साइंस आपको पढ़ाएंगे। उनके परिवार में एक शादी है, इसलिए 2 दिन तक क्लास 8 बजे से मैं लूंगा, उसके बाद वो लेंगे। 9 बजे से मेरी क्लास रहेगी रेगुलर, ठीक है भैया? कितने बजे से? 9 बजे से। तो आप अभी चिंता ना करके इन सब चीजों की, शिवम जी, आप बढ़िया तरीके से पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है? ठीक है, राजेश जी पढ़ लो भैया, ठीक है? चलो, तो क्या पढ़ेंगे? देखो, मुद्रा, और उसके बाद मुद्रा बैंकिंग प्रणाली, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौद्रिक नीति। जिससे आपका ये प्रश्न आपका क्या होगा? हल होने का काम करेगा। बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, बशर्ते आपके अगर वो पढ़े हुए हैं तो। यदि आपने उनको पढ़ा है, उस चैप्टर को पढ़ा है, तो आसानी से उन प्रश्नों को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। जैसा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि पंचवर्षीय योजना है आपकी, बैंकिंग है, शेयर बाजार है, बजट है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और इसके अलावा भारत की कर प्रणाली, टैक्सेशन का जो सिस्टम है, ये सारी चीजें आपको यहां पढ़नी पड़ेंगी। उसके अलावा अर्थशास्त्र विषय है, वो करंट अफेयर से भी रिलेट करता है। तो मैं क्लास में क्या दूंगा? ठीक है, क्लास में आपको क्या दूंगा? अभी देखो, पढ़ लो, फालतू बाकी बातें मत करो भाई। ना मेरे पास फालतू बात पढ़ने का, कमेंट का टाइम है। बीच में फ्लो टूटता है यार, डिस्टरबेंस भी होता है, ठीक है? शुरुआत की क्लास है, शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ोगे। ज्यादा लंबी क्लासें नहीं लूंगा, 30 से 35 क्लासों के अंदर पूरा कर दूंगा आपको। 30 से 35 क्लासों में पूरा कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, इसको टेंशन मत लो आप लोग।
बड़ा नहीं खींच करके चलेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि जिससे आपका एनटीपीसी ग्रुप डी हो चाहे एएलपी हो, सभी एग्जाम्स के अंदर आपको क्या करेगी, ये बहुत ज्यादा मजा देने का काम करेगी। प्रश्न ऐसा पढ़ा, इसके लिए मैं क्या चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा। मेरा यहां उद्देश्य है कि प्रश्न कैसे आते हैं वो आपको दिखाना मेरा टारगेट है भैया, ठीक है। अब सुनो, देखो आगे सुनो, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? सेम प्रश्न है, इनमें से कौन एक व्यक्ति रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और आरबीआई के गवर्नर भी रहे। विमल जालान जी कुछ समय पहले थे ही आपके। सी रंगराजन 2013 गवर्नर रहे ये। राजा चलैया नहीं रहे, इनमें से कौन नहीं रहे? राजा चलैया जी नहीं रहे। तो ये भी कहां पढ़ेंगे हम? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। बैंकिंग में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एक ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है जो एक बार पूछा गया था, ये कि निम्नलिखित में से उस डिप्टी गवर्नर का नाम बताओ जो वित्त मंत्री भी था। कौन था? वित्त मंत्री भी था। एचएम पटेल, सीडी देशमुख, सी ब्रह्मचारी और सचिन चौधरी। तो सीडी देशमुख यहां पर वो व्यक्ति हैं जो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी थे और भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है भैया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, लेखा वर्ष कौन सा है? अप्रैल मार्च, जुलाई जून, अक्टूबर सितंबर या जनवरी दिसंबर, ठीक है। तो कौन सा होगा? देखो जनरली आपका सरकार का जो होता है ना, गवर्नमेंट का, सरकार का जो होता है वो ये होता है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कौन सा होता है? अप्रैल टू मार्च होता है। लेकिन आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जुलाई से जून, ठीक है। 1 जुलाई से 30 जून तक आपका क्या होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक क्या होता है आपका? आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप पढ़ने का काम करोगे मेरे साथ इन क्लासों के अंदर। रोज मैं आपको क्या दूंगा क्लास के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लास में आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? क्लास में आपको क्या मिलेगा? क्लास में आपको क्या मिलेगा? थोड़ी मोटी करते हैं यार। क्लास में आपको क्या मिलेगा? क्लास मिलेगी लाइव, ठीक है। मेरा टाइम है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आज ही बता देता हूं। मेरा टाइम है 9 AM से 10 AM। कितने बजे तक? सुबह 9 से 10। आज और कल यानी 2 दिन आपकी क्लास 8 बजे से होने का काम करेगी। कितने बजे से? 8 बजे से। 1.5 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, 1 सवा 1.5 घंटे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। 8 बजे से हम लोग इसे पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। चलो समझ रहे हो? हाँ, कुछ नहीं आता है ना आपको, इसीलिए मैं हूं, आपको सारी चीजें समझाने के लिए ही मैं हूं, ठीक है। ठीक है, चलो सुनो भाई ध्यान से, ठीक हो। टाइम ये रहेगी, आज क्लास 8 बजे होगी, कल भी 8 बजे होगी। सुन लो यार, पहले हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, समझ में कहां से आ जाएगा? मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, समझ में कहां से आ जाएगा? फालतू कमेंट मत करो भैया, पढ़ लो। सुनो, लाइव क्लास रहेगी। लाइव के पास आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। क्या कर सकते हो? रिकॉर्डेड दे सकते हो, ठीक है। मैं आपको दूंगा पीडीएफ। क्या दूंगा? इस क्लास की पढ़ाई भी, मेरा लिखा हुआ पीपीटी जैसा भी होगा वो पूरी पीडीएफ आपको मिलने का काम करेगी। जनरली मैं लिख करके ही पढ़ाता हूं, लेकिन देखते हैं कैसे पढ़ने का काम करोगे। तिरंगा बैच में भी आज से क्लास स्टार्ट है भैया, पहले पढ़ो तो सही। यहां से रिकॉर्डेड रहेगी, पीडीएफ रहेगी, लाइव रहेगा और क्या रहेगा साथ में? डीपीपी भी मिलेगी भाई, डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिलने का काम करेगा, जिसमें मैं आपको एग्जाम तक तकरीबन कितने, लगभग आपको 400 से 500 क्वेश्चन भी दे चुका हूं जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए। तो कहीं अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। मस्त तरीके से प्रैक्टिस मारो, मस्त तरीके से चैप्टर पढ़ो और मौज काटो भैया। ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में देने का काम करूंगा। टाइमिंग मेरी ये रहेगी। अब शुरू करते हैं हम लोग शुरू से। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? अर्थशास्त्र विषय की। किसकी? अर्थशास्त्र विषय की। इसे अर्थशास्त्र कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था कहना ठीक होगा। वनडे एग्जाम के लिए इसे क्या कहना सही होगा, क्या शब्द सही होगा? इसके लिए मैं बोर्ड का कलर चेंज कर लेता हूं। मस्त तरीके से पढ़ने का काम करोगे भाई, ठीक है। मस्त तरीके से क्या करोगे? पढ़ने का काम करोगे। मजा आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए भैया, ठीक है। तो क्या है हमारा सब्जेक्ट का नाम? क्या है? अर्थव्यवस्था नाम है। क्या नाम है? अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र ना लिख करके क्या लिखते हैं? अर्थव्यवस्था लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अर्थव्यवस्था लिखते हैं। अर्थव्यवस्था एक परिचय। क्या होती है अर्थव्यवस्था? अर्थ मानी धन,
और व्यवस्था मानी सिस्टम। इकोनॉमी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। भाई अरे क्या कर रहे हो यार, कोई पता नहीं क्या कमेंट करा, कोई टाइम। अरे पढ़ लो यार, क्लास चल रही है भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वरना कमेंट मैं डिसेबल कर दूंगा। एक भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आएगा, उस बच्चे का कमेंट छूट जाएगा। फालतू कमेंट मत करो, जो भी कर रहे हैं वो फालतू ही कमेंट कर रहे हैं, एक भी बच्चे का सही कमेंट नहीं आ रहा। और कॉपी पेस्ट का क्या मतलब है यार कमेंट्स में इतनी सारी? अब हर 3 मिनट में मैं जब भी इधर देखता हूँ तो मुझे तुम्हें ये ज्ञान देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। चलो ठीक है, जिसकी मर्जी है करते रहो कमेंट, जिसको पढ़ना है मुझे पता है वो बच्चा बैठ के आराम से पढ़ रहा है अपने घर पे, वो अपना समय दे रहा है, मैं भी अपना समय दे रहा हूँ, मस्त तरीके से पढ़ो। सुनो क्या होता है अर्थशास्त्र। देखो, जब मानव जाति का इतिहास रहा, उस मानव जाति के इतिहास के अंदर आपको, आप शुरू से देखोगे तो अर्थशास्त्र शुरू से मौजूद है। देखो जब भी देखो, पहले मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था, खा के शिकार कर लेता था और वही पका के खा लेते थे, बात खत्म हो जाती थी। फिर धीरे क्या आया? अनाज आया। अनाज आने से क्या हुआ? जैसे मेरे पास गेहूं था, मेरे पास क्या था? गेहूं था, मुझे चाहिए चने, तो मैं क्या करता था? जिसके पास चने है उसके पास जाता था और उसे जाकर के क्या दे देता था? गेहूं दे देता था, और उसके बदले में क्या लेता था? चने ले लेता था। समझ गए? ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं? कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं इसको, वस्तु विनिमय प्रणाली, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या रही है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या रही है भाई साहब? कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम क्या रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल रहा है, सामान के बदले सामान। आप लोगों ने भी इस चीज को फील किया होगा, जो गांव से होते हैं तो गर्मियों के टाइम पे आइसक्रीम बिकने आती है, तो मम्मी से आप एक कटोरा गेहूं का, बाजरे का, जिसका भी आपके घर पे अनाज होता है वो ले जाते हैं, आइसक्रीम वाले को देते, उसके बदले में वो आपको क्या दे देता था? आइसक्रीम दे देता था। तो यहां पर मुद्रा का काम क्या कर रही थी? वस्तु कर रही थी, कमोडिटी कर रही थी। फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ तो क्या है? धात्विक मुद्रा का प्रवेश हुआ अर्थव्यवस्थाओं में। अर्थव्यवस्था का आधार क्या बनी? धात्विक मुद्रा बनी, सोना बना, चांदी बनी, उसके बाद लोहा बना, लोहे के सिक्के आए, है ना, ठीक है। और फिर क्या आई? फाइनली आपके 14वीं शताब्दी के आसपास कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ चाइना से, और चाइना के बाद वर्तमान में हम पिछले 800,000 सालों को देखते हैं तो कागजी मुद्रा विश्व की एकमात्र मुद्रा है जो लीगल टेंडर के रूप में काम करती है। वर्तमान समय में डिजिटल युग आ गया है, तो अब मुद्रा का तरीका बदल गया है। अब आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, प्लास्टिक मनी आ गया है, क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में हो तो आप कहीं भी स्वाइप करके पैसे कर सकते हो। तो अर्थव्यवस्था क्या हुआ? आर्थिक क्रियाएं बदलते 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 अब एक बहुत ही तरीके से आपके क्या आ गए? आपके नए स्टेज पर पहुंचने का काम कर गया। अब मैं मुझसे कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा अगर आपको देनी है तो आप क्या दोगे? तो मैं एक सिंपल शब्द में आपको समझाता हूं। अर्थशास्त्र एक वह विषय है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाएं मतलब जिसके अंदर पैसे की बात है, वो क्या है? अर्थशास्त्र है। वो क्या है? अर्थशास्त्र है। सबसे पहले बात करते हैं जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थशास्त्र शब्द कहां से आया। मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझाया। ये सारी चीजें देखो, आगे आने वाली सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपसे मस्त रहोगे पढ़ोगे। देखो क्या है, एक शब्द है आइकोनोमिया। क्या है? ओइकोनोमिया या आइकोनोमिया। क्या शब्द है बेटा? आइकोनोमिया शब्द है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। वो शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, आइकोस और नोमोस। बताऊंगा, वो दोनों शब्द हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को क्या किया? इस शब्द को इजाद करने का काम किया। तो सबसे पहले इकोनॉमी शब्द किससे बना है? ध्यान से सुनोगे, आइकोनोमिया। किससे बना है? आइकोनोमिया या ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया भी कोई बात नहीं है, आइकोनोमिया भी कोई बात नहीं है, ओइकोनोमिया भी कोई नाम है, ठीक है। कई सारे विद्वान इसको ओकोनोमिक्स भी कहते हैं, ओकोनोमिक्स, ठीक है। लेकिन ये आइकोनोमिया है, ये आइकोस और ओकोस और नोमोस,
ओकोस और नोमोस दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ओकोस और नोमोस से। किससे मिला है? ओकोस प्लस नोमोस। क्या आपके? ओकोस प्लस नोमोस, ये दो शब्द भैया जिससे मिलकर के बना है। आइकोनोमिया किस भाषा का शब्द है बेटा? ग्रीक शब्द है। क्या शब्द है आपका? एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो हमें डिस्क्राइब करता है आइकोस और नोमोस को। आइकोस का मतलब होता है बेटा हाउस होल्ड। ओकोस को क्या कहते हैं? हाउस होल्ड, यानी घरेलू। क्या कहते हैं? घरेलू। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड कहते हैं। हाउस होल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? घरेलू, हाउकोस। और नोमोस का मतलब होता है बेटा प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन, मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। आइकोस और नोमोस दोनों शब्द मिलकर के क्या बनाया? घरेलू प्रबंधन शब्द बनाया। ठीक है, क्या बनाया? घरेलू शब्द प्रबंधन शब्द बनाया। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किसका? ग्रीक लैंग्वेज का। ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक से बना आइकोस और नोमोस। इसका अगर वर्ड मीनिंग बात करें, अर्थशास्त्र इकोनॉमी का वर्ड मीनिंग क्या करें? धन का शास्त्र या धन का विज्ञान कह सकते हो आप इसे। धन का विज्ञान कह सकते हो। क्या कह सकते हो? धन का विज्ञान। अब यह शब्द भी किसी ने दिया था। धन का विज्ञान किसने दिया था? ठीक है, क्या कहा था? धन का विज्ञान किसने कहा था? ठीक है, धन का विज्ञान किसने कहा था? धन का शास्त्र किसने कहा था? यह भी एक अच्छी बात है। मनुष्य अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र के एक जनक है एडम स्मिथ, उन्होंने करने का काम किया। ठीक है, पहले सबसे पहली बात समझे, आइकोस और नोमोस, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बना शब्द है इकोनॉमी, जिसको क्या कहते हैं? ओकोस को घरेलू और प्रबंधन। तो क्या हाउस होल्ड मैनेजमेंट से निकला शब्द है अर्थव्यवस्था, जो विश्व की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, शाबाश। ठीक है, सीधी बात कहूं, अगर बात करूं, अब अगर किसकी? लैंग्वेज की मैं अगर बात करूं, क्या करूं? लैंग्वेज की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही शानदार तरीके से शब्द लिखूंगा। देखो, अर्थशास्त्र पता क्या है? अगर ये शाब्दिक अर्थ की बात करें, धन का विज्ञान है। तो किसी वस्तु का सबसे पहले क्या होती है? वस्तु उत्पादित होती है। क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या होगा? कोई वस्तु है, ये है वस्तु, कोई कमोडिटी है, कोई भी एक वस्तु है, सबसे पहले क्या होगा? उसका उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा ना भाई। वो पहले बनेगी, क्या करेगी? बनने का काम होगा उसका। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे क्या होगा भाई? द वेल्थ ऑफ नेशंस। हाँ, सारी बातें बताएंगे, सुनो पहले शुरू में यार थोड़ा हल्का फुल्का भी सुन के चलो। किसी वस्तु का सबसे पहले क्या होता है? उत्पादन होता है मेरे बच्चा। क्या होता है? उत्पादन होता है। उत्पादन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है? विनिमय। क्या होता है? विनिमय। व्यापार होता है, बिकती है वो। क्या होती है? विनिमय। व्यापार होता है वो। क्या होता है? उसको विनिमयित होती है वो। क्या होती है बेटा? विनिमयित होती है। ठीक है, एक्सचेंज होती है वो, एक स्थान से दूसरे स्थान चलती है। फिर क्या होता है? उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो वितरित होगी, सब जगह पर पहुंचेगी। और फिर उसका क्या, पहले वितरण होगा फिर विनिमय होगा, ऐसे करते हैं। देखो, किसी वस्तु का उत्पादन होता है, फिर उसका वितरण होता है, फिर उसका क्या होता है? विनिमय होता है, व्यापार होता है। और विनिमय के बाद क्या है? विनिमय के बाद क्या? उस बात का कंजप्शन, उपभोग, उस चीज का क्या? उपयोग, उपभोग, यूज में लेना। और इन सब चीजों का अध्ययन, ये क्या है? उत्पादन से लेकर के उपभोग तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, उसका वितरण हुआ, उसका व्यापार हुआ, और उसका कंजप्शन, उपभोग हुआ, वो काम आई, यूज आई, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग की अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है भैया? आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। आधुनिक विज्ञान में आपको पता है, जैसे जैसे धरती की जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे संसाधन कम पड़ने लग गए। तो क्या हुआ? संसाधनों का अनुकूल दोहन हुआ भाई, उनको यूटिलाइज सही तरीके से किया गया, जो भी किसके अंदर आया? अर्थव्यवस्था के अंदर आया। किसके अंदर आया? अर्थव्यवस्था के अंदर आने का काम किया। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर आने का काम किया है। ठीक है,
चलो ये हो गई बात। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं, प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, इंपोर्टेंट आपके क्या है कुछ परिभाषाएं, उनको सुनते हैं। देखो सबसे पहली बात परिभाषा डेफिनेशन, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। पहली परिभाषा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनोगे। देखो इंट्रोडक्शनरी परिभाषा में पहली परिभाषा क्या है आपके, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। किसने कहा, पूछा जा सकता है प्रश्न कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किसने कहा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था अलग अलग है सर, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन तुम्हें इतना डीप नहीं घुसना। अरे अर्थशास्त्र पूरा संपूर्ण व्यवस्था को कहा जाता है, और अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र का अध्ययन को कहते हैं, या अर्थव्यवस्था ही कह सकता हूं मैं, इकोनॉमी ही कहूंगा, इकोनॉमिक्स नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा नहीं जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, ना हमें यहाँ समष्टि पढ़नी, ना हमें वेष्टि पढ़नी बहुत डिटेल से, ठीक है। शिवम पांडे फटाफट चला जाए, ऐसा भाग के स्पीड मार दूंगा 2-3 तेरे, वरना मैं चपाट मार दूंगा जो फालतू कमेंट कर रहे हैं ना कॉपी पेस्ट वाले। पूरी क्लास चलेगी, ये वो बैच है, वो फलान बैच है, 50 बार बता दिया हमसफर बैच है, हमसफर बैच में पढ़ना है तो पढ़ लो, दिमाग मत खराब करो सुबह सुबह, ठीक है ना। यहां कमेंट पढ़ूंगे तुम्हारी ये करूं, अब सामने कमेंट दिखेंगे नहीं मुझे। से नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं करूंगा मैं। जिसको नहीं पढ़ना भाई चले जाओ क्लास से, हाथ जोड़ के कह रहा हूं यार, जो पढ़ रहा है बच्चा, और भी तो बहुत सारे बच्चे हैं, तुम ही तो हो नहीं क्लास के अंदर जो 5-6 कमेंट कर रहे हो। हद करते हो यार। दूसरी परिभाषा किसने देने का काम किया, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस, किसने कहा, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने। अभी जनक की बात करेंगे, सारे काम करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, मजेदार तरीके से पढ़ने का काम करो। पहले क्या करोगे, देखो अर्थशास्त्र क्या, धन का विज्ञान है, किसने कहा, धन का विज्ञान है, किसने कहा, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस, एडम स्मिथ ने। जो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ भी था, क्या था, सबसे सरल तरीके से समझा, यह प्रश्न भी पूछा गया है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किसने कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने। और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा, किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहने का काम किया। अर्थशास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी किसने कहा था, शाबाश, सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी किसने कहा, सैमुअलसन ने। तीसरी परिभाषा, सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी, क्या आपके सामाजिक, ऑल सोशल साइंसेज क्वीन, विज्ञानों की रानी किसने कहा था, सैमुअलसन ने। किसने कहा, सैमुअलसन। किसने कहा, सैमुअलसन ने। किसने कहा, सैमुअलसन ने। किसने कहा, सैमुअलसन ने कहने का काम किया। क्या कहा, किसने कहा, सैमुअलसन ने कहने का काम किया, सभी सामाजिक विज्ञानों की क्या है, रानी है। क्या है, सभी सामाजिक विज्ञानों की क्या है, रानी है बेटा, सभी समझ। ये 3 परिभाषाएं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, लिख लो, याद कर लो, मस्त तरीके से इसको पढ़ लो बेटा, ठीक है। अरे पीपीटी से कौन पढ़ा रहा है यार, पहले लिख के पढ़ा रहा था, अभी ये परिभाषा तो लिख लो कम से कम है, कम से कम परिभाषा तो लिख लो मेरे भाई। भाई परिभाषा तो लिख लो।
ठीक है। ठीक है, शाबाश। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं भैया। ठीक है, ये 3 परिभाषाएं हो गई आपकी। क्या हो गई? 3 परिभाषाएं होने का काम हो गई है, जो आपको याद रखनी है। 100% याद रखनी है भैया। क्या करना है? 100% याद रखने का काम करना है। ठीक है, चलो शाबाश। अब देखो एक परिभाषा और है जो रॉबिन्सन ने दी थी। ठीक है, देखो वो परिभाषा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको मैंने पीडीएफ में दूंगा। मैं आपको कई बार पूछ ले या किसी बच्चे को दिमाग में रह जाएगी सर ने वो परिभाषा नहीं बताई, तो उसके लिए मैं एक और कर रहा हूं। क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र की विज्ञान है जो मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर और उनकी आवश्यकता, इच्छा और उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन है। जैसा कि मैंने बताया कि जो रॉबिन्स थे, उन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र को विस्तृत करने का काम किया। भाई देखो, वर्तमान समय में मैंने आपको क्या बताया कि संसाधनों की कमी है। आप सब जानते हो, जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ? संसाधनों में कमी आने लग गई। तो मनुष्य ने क्या काम किया? अर्थशास्त्र के माध्यम से कंज्यूम किया संसाधनों को, और उन कंज्यूमेशन से क्या निकला? ये परिभाषा निकलने का काम हुई। ठीक है, तो ये रॉबिन्सन के अनुसार है। ये 3-4 विद्वानों की परिभाषाएं आपको जरूर याद रखनी पड़ेंगी भैया। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में लिख लो, चाहे कैसे भी लिख लो। अब बात करते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ की। किसकी बात करते हैं? एडम स्मिथ की बात करते हैं। आओ हेडिंग लगाओ सबसे पहले, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ वह विद्वान जिसने क्लासिकल इकोनॉमिक्स या मैं कहूं आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत करी। कौन थे, कहां से आए और किस प्रकार इन्होंने करने का काम किया है, वो सारी बातें करते हैं। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1723 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1723 में। तो मैं इनके आगे इनकी डेट लिख देता हूं, इनकी जन्म की और इनकी डेथ की। 1790 में ये मर गए थे। 1723 में ये जन्मे और 1790 में मर गए। कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे मेरे प्यारे विद्यार्थी? स्कॉटलैंड के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बाद में ये कहां? ब्रिटेन आ गए तो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री के रूप में प्रसन्न हुए। इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, इनके क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है भैया? आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध बुक है बेटा, दी वेल्थ ऑफ नेशंस। एक बार एसएससी ने प्रश्न पूछा कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक का प्रकाशन कब हुआ था, कब पब्लिश हुई थी वेल्थ ऑफ नेशंस बुक? ठीक है, 1776 में। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, देखो सुरभि चौधरी कमेंट कर रही है। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। देखो इनकी बुक का नाम सुनो बेटा, इसकी कई अन्य बुक है। इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1776 में। और इसी पुस्तक के द्वारा विश्व में जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसका जन्म उद्भव माना जाता है। यह क्या थे? ये व्यक्ति थे पूंजीवाद के समर्थक। आपको 2 तरीके की बातें बताता हूं मैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार सर्वोपरि होती है, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उद्योगपति सर्वोपरि होते हैं। वो 2 अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो जब ये व्यक्ति आए तो इनके समकक्ष एक व्यक्ति और था, समकक्ष इनसे पहले था। वो नाम था उसका क्या? कार्ल मार्क्स। एक और विद्वान थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने पुस्तक लिखी दास कैपिटल। उन्होंने समाजवाद की थ्योरी, सोशलिस्ट थ्योरी देने का काम किया था। और इन्होंने, एडम स्मिथ ने क्या दिया था? पूंजीवाद दिया। अब देखो, एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए, एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए पूंजीवाद का होना बहुत अति आवश्यक है। क्या है? बहुत अति आवश्यक है। ठीक है,
क्या है, बहुत अति आवश्यक है, किसका, पूंजीवाद का। तो कार्ल मार्क्स भी इससे बड़े प्रभावित हुए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूंजीवाद को बहुत तरीके से संपन्न किया। द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है, इसी पुस्तक, क्या याद रखोगे, इसी पुस्तक से शास्त्रीय अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। शास्त्रीय अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई, अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। क्या हुई, शास्त्रीय अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है किसके द्वारा, इसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, इसी के द्वारा शुरुआत होने का काम हुई। ठीक है, क्या है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई है। शास्त्रीय अर्थशास्त्र क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की शुरुआत किससे मानी गई, इसी पुस्तक से। अब देखो ध्यान से सुनोगे, इनकी अदर बुक्स, एडम स्मिथ की अदर बुक्स, अदर बुक्स भी लिख लो बेटा, अदर बुक्स भी याद रखोगे, कई बार पूछ लेता है बेटा। क्या पूछ लेता है, अदर बुक्स भी। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंटल्स एंड इजाइंटल, ठीक है, इनकी अन्य पुस्तक है बेटा। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, द थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स और द इजाइंटल, द इजाइंटल। द इजाइंटल, ये अदर पुस्तक है किसकी, एडम स्मिथ की। अब एडम स्मिथ को आगे भी हम पढ़ेंगे जब समष्टि और व्यष्टि के बारे में बताऊंगा, अर्थशास्त्र की दो की बात। ठीक है, क्या, अर्थशास्त्र की दो बातों के बाद, ठीक है, मैं बताने का काम करूंगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। ठीक है, एडम स्मिथ की, क्या है, एडम स्मिथ की पुस्तक है, किसकी है, एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनोगे। देखो एक प्रश्न यहां से और बताना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ, ये यहां पर क्या लिखोगे, एक इंपॉर्टेंट बात लिख लोगे भाई, क्या लिखोगे, फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स, पहला अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1933 में रैगनर फ्रिश को मिला। किसको मिला, रैगनर फ्रिश को। किसको मिला, रैगनर फ्रिश को, रैगनर फ्रिश को। कब मिला, 1933 में, 1933 में। कब मिला, 1933 में। ये बात भी याद रखो, बोलो याद हुई कि नहीं, बोलो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, दी वेल्थ ऑफ नेशंस। इंपॉर्टेंट पुस्तक यही है भैया, इंपॉर्टेंट पुस्तक क्या यही है। कब प्रकाशित हुई थी, 1776 में। अर्थशास्त्र का जनक कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भैया, आपका एडम स्मिथ है। कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, इंग्लिश में साथ साथ बोल ही रहा हूं, बाइलिंगुअल बोल रहा हूं, और क्या लू क्या है। ठीक है, ठीक है, चलो देखो अर्थशास्त्र नाम किसने दिया, यह प्रश्न भी बहुत अच्छा बेटा। अर्थशास्त्र नामकरण किसने किया, यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किसको मिला, रैगनर फ्रिश को मिला। ठीक है, अर्थशास्त्र नामकरण किसने किया, यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। अर्थशास्त्र का नामकरण किसने किया है, नामकरण मानी यह नाम किसने दिया है, अर्थशास्त्र नाम किसने दिया है बेटा, अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। किसको दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ठीक है, देखो अर्थशास्त्र पुस्तक नाम सुना, देखो आचार्य चाणक्य। किसकी बात करते हैं, आचार्य चाणक्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं। उनकी पुस्तक क्या थी, आचार्य चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्रम। क्या नाम था, अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रम इनकी पुस्तक थी। ये किसकी थी, ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक ही नहीं थी, ये किसकी थी, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक थी।
यह किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है बेटा, यह बात याद रखो, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, पॉलिटिकल साइंस से, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। आचार्य चाणक्य की प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्होंने अर्थशास्त्र की या आर्थिक क्रियाओं के अर्थशास्त्र की बात करी। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र के अर्थ की भी बात करी, लेकिन अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो इंपॉर्टेंट बात है किसकी है? पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है। समझ रहे हो आप? किसकी पुस्तक है? राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। ये आचार्य चाणक्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने, है ना, अशोक के समय। और बहुत पुरानी बात है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बात के बारे में। अब सुनो, मैं कुछ अन्य पुस्तकों के नाम करवा रहा हूं आपको। 5-6 ऐसी किताबें हैं जो एग्जाम से पूछी जा सकती है कि उनका राइटर कौन है। पूछी जा सकती है ना? अरे पूछी जा सकती है ना बुक्स के नाम। तो आओ, उन पुस्तकों के नाम सुनोगे आप मेरे साथ, ठीक है? क्या करोगे मेरे साथ? आप उन पुस्तकों के नाम सुनोगे। ये देखो उन पुस्तकों के अन्य नाम। पहली पुस्तक है बेटा किसकी? अल्फ्रेड मार्शल की, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी पुस्तक है? अल्फ्रेड मार्शल की। फिर रॉबिन्सन की पुस्तक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस रॉबिन्सन ने लिखी 1932 में। तीसरी पुस्तक और चौथी पुस्तक एक ही व्यक्ति ने लिखी है जिसने भारत के अंदर काफी काम किया था। क्या किया था? भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी काम किया था। पहली पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरी पुस्तक थी इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। दोनों किसकी हैं? जेम किन्स की, जॉन मेकार्ड किन्स की, जेम किन्स की। तीसरी और चौथी पुस्तक किसकी हैं? जॉन मेकार्ड किन्स की पुस्तकें। फटाफट लिखो इसको। दोनों पुस्तकें किसकी हैं? तीसरी और चौथी जॉन मेकार्ड किन्स की पुस्तकें हैं, जेम किन्स की। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्सन की है। थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट और इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, दोनों पुस्तकें किसके हैं? जॉन मेकार्ड किन्स की। किसकी पुस्तकें हैं? जॉन मेकार्ड किन्स की। ठीक है, किसकी पुस्तक है? जॉन मेकार्ड किन्स की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? जॉन मेकार्ड किन्स की। सर बुक के हिंदी में नहीं, कभी भी हिंदी नाम मत याद रखना, किसी पुस्तक का गलती मत कर देना, हिंदी नाम मत याद रखना, है ना, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के सिद्धांत कहते हैं, हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद रखना। बुक के नाम तो कम से कम इंग्लिश में याद रखना। और थोड़ी है ना, कई टर्म्स में ना इंग्लिश में ही काम में लूंगा, तो भाई थोड़े उनको हिंदी वाले इंग्लिश में सुनने का काम करेंगे उनको, ठीक है। बाकी मैं बाईलिंगुअल आपको पढ़ाने का काम करूंगा ही करूंगा, ठीक है, समझ गए। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स किसकी पुस्तक है बेटा? एडम स्मिथ की। किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। और द एग्जाम्पल भी एडम स्मिथ की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। ठीक है, चलो ठीक है, बात आई समझ। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल। कौन सी? दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की। हाउ टू पे फॉर दी वॉर, वापिस किसकी आ गई? जेमकिंस की आ गई। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की, जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और 8 नंबर पे बेटा द पुअर इकोनॉमी। द पुअर इकोनॉमी अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है पुअर इकोनॉमी। आई थिंक इन्हें 2019 वाला नोबेल मिला था अभिजीत को। 2019 वाला था कि 20 वाला था? 2019 का ही था आई थिंक, है ना? ठीक है, 2018 वाला था। कोमल क्या कमेंट देखूं तुम? अब फालतू बकवास करते रहते हैं बच्चे। ठीक है, बोलो आया समझ में? ये कुछ पुस्तकें जो आपको याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम दृष्टि से। अब बात करेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, क्या? ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है भैया, चलो अब बात करते हैं बेटा अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र दो प्रकार की होती है। फिर से अर्थशास्त्र इकोनॉमी हेडिंग लगा रहा हूं मैं, फिर से इकोनॉमी हेडिंग लगा रहा हूं। दो प्रकार की अर्थशास्त्र होती है बेटा। पहली को कहते हैं वेष्टि। क्या कहते हैं? वेष्टि, वेष्टि। और दूसरी को कहते हैं बेटा क्या आपके? समष्टि। क्या कहते हैं? समष्टि। क्या कहते हैं? समष्टि। क्या कहते हैं? समष्टि। अब देखो वेष्टि को कहते हैं माइक्रो। वेष्टि मतलब क्या होता है? MICRO। माइक्रो मतलब छोटा। मतलब क्या आपका? वेष्टि का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। क्या आपका? सूक्ष्म। ठीक है। और समष्टि को कहते हैं बेटा मैक्रो। क्या कहते हैं? मैक्रो, MACRO, मैक्रो, जिसका अर्थ होता है वृद्ध, वृद्ध, बड़ी। क्या आपके? बड़ी। अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। मान लो एक देश है भारत, ठीक है, एक देश क्या है? भारत है। और एक कंपनी है बेटा टाटा। एक क्या है? टाटा। एक कंपनी है टाटा, ठीक है, क्या? एक टाटा है। जहां भी किसी एक चीज की बात हो, एक कंपनी, एक बाजार, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक अर्थव्यवस्था, गलत बात, अर्थव्यवस्था नहीं। जहां छोटी चीज का, सूक्ष्म चीज का अध्ययन होता है उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थात अर्थव्यवस्था की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन, आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यष्टि कहते हैं। और अर्थव्यवस्था की वह शाखा जहां आर्थिक इकाइयों का अध्ययन वृद्ध रूप में किया जाता है। जैसे देश की राष्ट्रीय आय निकालनी है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का स्टडी करना है, वो किस में आएगा? समष्टि में आने का काम करेगा। दोनों के जनक याद रखना बेटा, माइक्रो और मैक्रो के। और दोनों से संबंधित एक बात है, देखो जो आपकी वेष्टि है ना, वेष्टि, इसका जनक कौन है भाई? इसका जनक है एडम स्मिथ। वेष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है, जो अर्थशास्त्र का भी जनक है। जो किसका जनक है? अर्थशास्त्र का भी जनक है। समझ गए? टाटा का अध्ययन आएगा इसमें और भारत का अध्ययन आएगा इसमें। समझ गए ना? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इसका जनक कौन है भाई? जॉन मेकार्ड किन्स। इसका जनक कौन है? जनक कौन है? जॉन मेकार्ड किन्स, JM किन्स, JM किन्स महोदय, JM किन्स महोदय इसके क्या जनक है? क्या इसके जनक है? और इसके जनक कौन है? एडम स्मिथ है। वेष्टि क्या होती है? जहां व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। यहां पर क्या होता है? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है बेटा। किसका अध्ययन होता है? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है बेटा? आर्थिक इकाई का अध्ययन, या आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जहां पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, जिसमें क्या होता है?
ऑल इकोनॉमिक्स, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जनक कौन है इसका? जॉन मेकार्ड केन्स। इसका जनक कौन है? एडम स्मिथ है। क्या एडम स्मिथ है? अब देखो दोनों के अंदर एक सिद्धांत काम करता है। यहां व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो बेस है वो है बेटा क्या आपका? कौन सा है बेटा आपका? व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। हाँ जी ठीक है। क्या है? कीमत सिद्धांत। कौन सा है? कीमत सिद्धांत। और यहां क्या है? रोजगार सिद्धांत है। याद रखोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र किस पर काम करती है? कीमत सिद्धांत पर काम करती है, प्राइस थ्योरी पर। कीमत सिद्धांत। अगर प्रश्न पूछे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण इंपोनेंट या कंपोनेंट कौन सा है, घटक कौन सा है, कंपोनेंट कौन सा है, तो वो कीमत सिद्धांत है बेटा। समष्टि का क्या है? समष्टि का क्या है? रोजगार सिद्धांत है। क्या है? रोजगार। अब बात करते हैं कीमत। कीमत मतलब प्राइस। कीमत क्या होती है? कीमत किसी वस्तु को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जैसे ये पेन है, इसकी कीमत क्या है? 5 रुपए है। इस पेन की कीमत 5 रुपए क्यों हुई भाई? इस पेन की कीमत 5 रुपए क्यों हुई? दो चीजें हैं इसके पीछे, दो चीजें। एक तो इसकी लागत, एक तो इसकी लागत, इसकी प्रोडक्शन फीस, कॉस्ट। इसकी क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये पेन मान लो 5 रुपए में बिक रहा है ना, और ये बनकर तैयार हुआ था 3 रुपए में। फिर 1 रुपए इसके ट्रांसपोर्टेशन वितरण में लग गया और 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जिसमें से 10 पैसे दुकानदार को चले गए, 10 पैसे ट्रांसपोर्टर को चले गए, बिचौलियों को चले गए, 10 बाकी के 80 पैसे कंपनी को बच गए, है ना बात। लेकिन इसके अलावा भी इसका एक रीजन है इसका 5 रुपए रखने का। क्या लागत के कारण ही किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए होता है क्या? नहीं, इसके पीछे ऐसे तो फिर है ना, एप्पल का मोबाइल आता है और एक एंड्रॉयड फोन आता है कोई, वो 10,000 रुपए में आ जाता है, एप्पल का 1 लाख रुपए में आता है। जबकि कोई इतना अंतर थोड़ी है उनमें कि उसके अंदर ऐसे तो नहीं कि सोने का बना हुआ है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या, वो थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, उसमें बढ़िया प्रोसेसर हो सकता है, उसकी लागत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर इतनी नहीं हो सकती कि वो 1 लाख रुपए है। तो क्या है? क्योंकि उसके पीछे, उसकी कीमत 1 लाख रुपए होने के पीछे उस ब्रांड की स्ट्रेटेजी है। क्या है? वो कंपनी चाहती है कि मेरा पेन या मेरा फोन 1 लाख रुपए में बिके। क्या करे? बिके। इसलिए कहते हैं उसको कीमत। वो कीमत किसने बनाई? बाजार ने बनाई। वो कीमत किसने बनाई? बाजार ने बनाई। डिमांड एंड सप्लाई भी एक अलग चीज होती है, लेकिन हम लोग बात करते हैं इसके पीछे के कारण की। कीमत निर्धारित करने में सबसे बड़ा योगदान होता है बाजार का। क्या होता है? दूसरी बात, एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। इसके अलावा, इस लागत के अलावा एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है कीमत में, मार्केट की प्रतियोगिता। अब ये पेन है सेम, है ना, ठीक है, किसका है? पेंटोनिक का पेन है, लिंक का, 5 रुपए का बिकता, सपोज दैट। एक कंपनी है फ्लेयर, फ्लेयर ने आकर के पेन 4 रुपए में लॉन्च कर दिया। तो मजबूरी क्या हो गई उस समय पर मार्केट के अंदर? वो पेन 4 रुपए के अंदर बिक सकता है, बाजार डिसाइड कर सकता है। अरे टैक्स वैक्स सब ऐड होते हैं, एग्जाम्पल दिया मैंने, तो ऐसे तो 25 चीजें होती है, जीएसटी भी लगती है, सारी बातें एक ही क्लास में बता दूंगा तुम्हें। लिचड़ो जैसी बात तुम्हें चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, समझ गए आप। तो लागत से भी ज्यादा क्या बात होती है? कीमत, वस्तु की कीमत। किसका? ये जो कीमत सिद्धांत है, इसमें किसका अध्ययन होता है? इसमें अध्ययन होता है कि वस्तु की कीमत बाजार कैसे निर्धारित करेगा। कौन सी चीजें हैं बाजार में जो वस्तु की कीमत निर्धारित, वो ब्रांड है कि उसकी डिमांड है कि उसका कंपटीशन है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसकी कीमत निर्धारित करेगी, वो सब इसमें पढ़ा जाता है कीमत सिद्धांत में, प्राइस थ्योरी में। किसका? बाजार में। कीमत सिद्धांत का मतलब क्या होता है? बाजार में, सिंपल शब्दों में, बाजार में वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित हो, कैसे निर्धारित हो, कैसे निर्धारित हो, ठीक है, वो किसके अंदर पता चलता है हमें? कीमत सिद्धांत में। किसमें पता चलता है? कीमत सिद्धांत में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो समझ गए आप, बहुत बढ़िया। अब इस पे आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स,
जेम्किंस ने दी थी, ठीक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, राजकोषीय नीति हो गई, मौद्रिक नीति हो गई, बजट हो गया, वो क्या होते हैं, समष्टि में पड़े जाते हैं। इसमें एक कंपनी, एक बाजार, छोटे तरीके से अध्ययन किया जाता है। ये बात तो आप समझते हो, एग्जाम्पल के साथ समझते हो, ठीक है। अब बात करते हैं रोजगार सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं? इसका इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? रोजगार सिद्धांत होता है। क्या होता है इसका इंपोर्टेंट कंपोनेंट? क्या होता है? रोजगार सिद्धांत होता है। क्या होता है? रोजगार सिद्धांत। आओ रोजगार सिद्धांत के बारे में देखो, ठीक है। देखो रोजगार सिद्धांत क्या कहता है। जेम्किंस विश्व का पहला व्यक्ति था, यह पहला अर्थशास्त्री था जिसने यह कहा कि अगर हमें मंदी से उबरना है, अगर मार्केट में रेसेशन आ रहा है, उस रेसेशन से यदि उबरना है किसी अर्थव्यवस्था को, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मंदी से उबरना है भाई, एक तो ऑलरेडी मंदी है मार्केट में, है ना, और ऊपर से आप लोग ज्यादा खर्च कर दिया तो क्या हो जाएगा? कर्जा होगा ना आप पे। तो ये बात तो गलत है, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या गलत है? दुनिया ने कहा यार ये बड़ा पागल आदमी यार, क्या बात कह रहा है, ये कह रहा है कि मंदी आ गई तो तुम सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी कर दो। लेकिन जेम्किंस ने क्या किया? अपने रोजगार सिद्धांत के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा पहले बात को, उसके बाद समझिएगा। रोजगार सिद्धांत कहता है कि मंदी की स्थिति में क्या होता है? बेरोजगारी होती है, और बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है वो क्या होती है बेटा? मांग और खर्चे की कमी के कारण होती है। क्या होती है? मांग और व्यय की कमी के कारण होती है। समग्र मांग और समग्र व्यय की कमी के कारण क्या होती है? बेरोजगारी उत्पन्न होती है। समझे इस बात का मतलब? ठीक है, समझे आप इसका मतलब? रुकिए रवि जी, एक बार पहले मुझे पूरा करने दीजिए, उसके बाद आंसर करूंगा। क्या कहता है? जेम्किंस कहता है कि मंदी की स्थिति में बेरोजगारी समग्र मांग और समग्र खर्च के अंदर क्या होती है? कमी के कारण होती है। अब देखो मंदी आएगी, क्यों आएगी मंदी? क्योंकि किसी चीजों लोगों में डिमांड कम होगी। क्या होगी? डिमांड कम होगी, ठीक है, ठीक है। क्या होगा? डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी, मांग कम होगी, तो क्या आ जाएगा भाई? प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन में लगे मजदूर क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगी? बेरोजगारी हो जाएगी, और बेरोजगारी होने से क्या होगी? मंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मंदी आ जाएगी। तब लोगों को समझ के आया कि बिल्कुल सही बात है कि मंदी से यदि बचना है तो सरकार को क्या करना चाहिए? खर्चों में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि बेरोजगारी उत्पन्न नहीं हो। क्या नहीं हो? बेरोजगारी उत्पन्न नहीं हो। यह कहता है रोजगार सिद्धांत, ठीक है। क्या कहता है? मंदी की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में, क्या कहता है रोजगार सिद्धांत? मंदी की स्थिति में बेरोजगारी मांग व व्यय की कमी के कारण उत्पन्न होती है। क्या होती है? मांग व व्यय की कमी के कारण, व्यय मानी खर्च की कमी के कारण उत्पन्न होती है या होती है, ठीक है। समझ गए आप बात को? बात को समझ गए? ये होता है बेटा रोजगार सिद्धांत। अब बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर यहां से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, तो सुनिए भाई ध्यान से। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? पूछ सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? कौन है? जेम्किंस है। पूछ सकता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र की वह इकाई जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। पूछ सकता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था, एग्जाम्पल दे सकता है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, व्यष्टि अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को मैं। एक व्यक्ति का अध्ययन, एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, एक कंपनी का अध्ययन, ठीक है, एक कंपनी का अध्ययन, एक बाजार का अध्ययन, एक किसका? बाजार का अध्ययन। इधर जैसे माइक्रो में के एग्जाम्पल दूं आपको मैं, तो वो क्या एग्जाम्पल होंगे? जैसे सरकार का बजट आपको पढ़ना है। बजट किस में आता है? राजकोषीय नीति में आता है, फिस्कल पॉलिसी में। बजट का अध्ययन करना हो तो इसके अंदर आएंगे हम लोग, ठीक है। देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है
राष्ट्रीय आय का, वो किसमें होता है बेटा आपका, इसमें होता है मैक्रो में। किसमें होता है बेटा, मैक्रो में होने का काम करता है। किसमें होता है, मैक्रो में होता है बेटा, ठीक है। राष्ट्रीय आय हो गया, बजट हो गया, राजकोषीय नीति होगी, मौद्रिक नीति होगी, ऐसी बड़ी चीजें मैक्रो में होती है। तो इनमें से कोई एग्जाम्पल पूछ लेगा आप लोगों से। एक चीज का अध्ययन होता है वो वेष्टि में होता है, और बहुत सारी चीजों का अध्ययन होता है वो किसमें होता है बेटा, इसी में होता है, ठीक है। चलो, इसके और भी काफी डीप चीजें हैं यहाँ पे, इसके कई सारे और सिद्धांत हैं वेष्टि के, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर थियोरी है, फिर आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी है, कई सारी थ्योरी और भी है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। यहाँ केवल आपको कीमत सिद्धांत, हाँ कीमत सिद्धांत किससे संबंधित है, वेष्टि से। या वेष्टि अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत क्या है, कीमत सिद्धांत है। समष्टि अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत क्या है, रोजगार सिद्धांत है। क्या है, रोजगार सिद्धांत है। रोजगार सिद्धांत किसने दिया, जेम्स कीन्स ने दिया, तभी तो वो जनक बना भाई, तभी तो वो जनक बना। कीमत सिद्धांत किसने दिया, एडम स्मिथ ने दिया, इसीलिए तो वो जनक बना भाई। क्या बना, जनक बना। इंपोर्टेंट कंपोनेंट को कंपोजिट करने वाला व्यक्ति क्या बनेगा, फादर बनने का काम करेगा उस पर्टिकुलर समय का। बोला है समझ, बोला है समझ, बोलो आया भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलो, तो ये था अर्थशास्त्र का परिचय भैया। क्या था, अर्थशास्त्र क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार काम करती है ना, ये सारी बातें हमने करने का काम किया। अब बात करेंगे वर्गीकरण की। क्या आपके वर्गीकरण की, क्या आपके वर्गीकरण की, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा किसकी, वर्गीकरण की। इसको लिख लो भाई फटाफट। देखो मैं ना बड़ी सुविधा दूंगा आप लोगों को। क्या सुविधा दूंगा, क्या सुविधा दूंगा, मैं आपको पीपीटी साथ में दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा। जैसे आपको अगर ये डिटेल में लिखना ना, तो इसको ऐसे लिखोगे आप लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की इकाई का अध्ययन या इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक बाजार, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम। फिर कीमत सिद्धांत, ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, ये कीमत सिद्धांत हो गया, ठीक है। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र, जो वृद्ध अर्थशास्त्र होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जेम्स कीन्स इसका जनक है। अर्थव्यवस्था के बड़े पहलू अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजट, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो फिर तुम लोग, ठीक है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत, मंदी की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समस्त मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होती है, ठीक है, समझ रहे हो, ये कीमत सिद्धांत हो गया। जेम्स कीन्स प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मंदी से उबरने के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि का रास्ता बताया। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ये भी अपने नोट्स में लिख लो। तो ऐसे आप अगर चाहो तो बाद में नोट्स भी बना सकते हो, आराम से आप पीपीटी के माध्यम से भी नोट्स बना सकते हो भैया, आराम से पीपीटी के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। एनटीपीसी में कितने नंबर की आएगी, देखो ये कोई फिक्स तो है नहीं उसका सिलेबस कि भाई 5 नंबर से हिस्ट्री आएगी, 5 नंबर की आएगी। 2, 3, 4 प्रश्न आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, 1, 2 प्रश्न भी आ सकते हैं यार, और पूर्व में पूछे गए हैं भाई, है ना। बड़ा इजी सब्जेक्ट है यार, आपको शायद भले ही थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन समय के साथ आप समझ जाओगे। मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इसे, आप टेंशन मत लो आप, है ना, इसे इतना लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल, और वही चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन है, वही चीजें पढ़ने का काम करेंगे हम लोग। कोई भी फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे, ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे जो आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, अब इस पीपीटी से भी आप पढ़ने का काम कर सकते हो बेटा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। ठीक है भाइयों, चलो आगे चलते हैं। देखो देखो मैं पहले समझाता हूं। देखो वर्गीकरण करते हैं ना हम लोग, जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र को बांटते हैं, तो 3 आधार है। क्या, 3 आधार है बेटा। देखो एक है नियंत्रण, कि किसका नियंत्रण होगा अर्थव्यवस्था पर, फिर आएगा विकास, विकास का क्या पैमाना है, और फिर आएगा व्यापार, क्या आएगा, व्यापार या वैश्विक संबंध, ग्लोबल रिलेशन, व्यापार के आधार पर। जब हम लोग नियंत्रण की बात करते हो तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, 3 प्रकार की। पहली को कहते हैं पूंजीवाद,
क्या कहते हैं? पूंजीवाद। दूसरी को कहते हैं समाजवाद। क्या कहते हैं? समाजवाद। या समाजवाद को दो शब्दों में डिफाइन करते हैं, समाजवाद और एक साम्यवाद भी होता है। तो इसलिए ये राज्य अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है? राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है समाजवाद सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है साम्यवाद। क्या होती है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। और एक तीसरा प्रकार, ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, और ये होगा तीसरा। तीसरा प्रकार दोनों का मिक्स, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत की है। जो क्या है? भारत की। ठीक है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है सेम। कौन कौन सी होती है? विकसित, विकासशील और अल्प विकसित या पिछड़ी, बैकवर्ड। क्या? डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित इकोनॉमी, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है ना, ब्रिटेन है। दूसरी होती है बेटा विकासशील, जो विकास की ओर क्या है? अग्रसर है। विकासशील कौन सी होती है भैया आपके? जैसे भारत की है, जैसे चाइना की है, वो। तीसरी है पिछड़ी, बैकवर्ड, है ना, बहुत ज्यादा पिछड़ी है, जहां संसाधन भी नहीं है, पिछड़ी होगी। और व्यापार के आधार पर कितने? दो प्रकार की होती है, खुली और बंद, ओपन एंड क्लोज, खुली और बंद अर्थव्यवस्था। तो ये हमें पढ़ना है। ये वाला जो है ना, इसको हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था में क्षेत्र के योगदान। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अर्थशास्त्र को सरल बनाने के लिए उसको क्षेत्रों में बांट दिया गया, सेक्टर्स में। कितने? 3 सेक्टर बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए भी आप सब जानते हो? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्या होता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था बनाई बेटा। क्या बनाई? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था बनाई। ठीक है, समझ गए? कोई बात नहीं। अब टाइप ऑफ इकोनॉमी सबसे पहले बात करते हैं किसकी? किसकी बेटा? आपके किसकी बात करते हैं? स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर सबसे पहले इसी की बात करेंगे। स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर सबसे पहले इसी की बात करेंगे। क्या करेंगे? इसी की बात करेंगे, खुली और बंद, है ना। ठीक है, आ जाओ भाई। समझ गया मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? ये बात समझ गया आप सारे विद्यार्थी? बहुत भाई, तुम तो बड़े समझदार हो यार। ठीक है, चलो सुनो। अब देखो, पहले मैं थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद लिखवाऊंगा भाई। पहले 5 मिनट के लिए समझ लो कि क्या होती है एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। क्या होती है एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था? क्या होती है एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का जनक कौन है भाई? कैपिटल कौन लेकर आया? देखो, एक सिद्धांत है बेटा, हस्तक्षेप सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं? लेजिस्फेयर थ्योरी। लेजिस्फेयर थ्योरी है, हस्तक्षेप का सिद्धांत होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर बाजार का, ठीक है, क्या होता है बेटा? न्यूनतम नियंत्रण होता है, और संसाधनों का क्या होता है? फुल प्रवाह पाया जाता है। क्या होता है? मुक्त, ऑटो फ्लो पाया जाता है संसाधनों का। उसको कहते हैं बेटा क्या? हस्तक्षेप सिद्धांत, लेजिस्फेयर थ्योरी। उसके बारे में पढ़ाएंगे आपको, सुनाओ। ठीक है, देखो, पूंजीवाद कैपिटल इकोनॉमी एडम स्मिथ लेकर के आया। कौन लेकर के आया विश्व में? एडम स्मिथ लेकर के आया। ठीक है, पूंजीवाद के अंदर क्या होता भाई? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधन, क्या बेटा आपके? रिसोर्सेज और प्रोडक्शन पर किसका? निजी स्वामित्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? निजी स्वामित्व। ध्यान से सुनोगे बेटा, केस क्या पाया जाता है इसमें? निजी स्वामित्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निजी स्वामित्व, है ना। उत्पादन के संसाधनों पर किसका अधिकार होता है भाई? प्राइवेट सेक्टर का। किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है। ये कैसे काम करती है भाई? अगर कोई पूछे कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, तो देखो 2 एग्जांपल बताता हूं। क्या होता है? 2 एग्जांपल बताता हूं। एक ट्रेन है, सुनोगे, ध्यान से सुनोगे भाई। एक क्या है? ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन के अंदर क्या होता है? किराया होता है। क्या होता है? किराया होता है। सब जानते हो ट्रेन का क्या होता है? किराया होता है। क्या होता है? ट्रेन में किराया होता है, सब जानते हो। किराया देकर के जाना पड़ता है, कहीं फ्री में चले जाते हैं नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, मान लो कि डे 1 क्या आए थे? डे 1 500 यात्री आए। 500 यात्री आए ट्रेन में। कितने आए? 500 यात्री आए। और किराया कितना था? 50 रुपए था। किराया कितने था? 50 रुपए था। कितने रुपए था? 50 रुपए था। डे 2 पे आए भाई साहब कितने? 100 यात्री आए। कितने आए? यात्री आए।
और किराया क्या है बेटा आपका 50 रुपए। क्या ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है? नहीं है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अगर 500 यात्री थे तो 50 रुपए किराया था, है ना। लेकिन जैसे यात्री घटे तब किराया बढ़कर के कितने रुपए हो गया? 100 रुपए हो गया भाई। किराया क्या हो गया? 100 रुपए हो गया। मतलब सीधी सीधी बात है, यहां ये व्यवस्था में क्या देखा जा रहा है? लाभ देखा जा रहा है, प्रॉफिट देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? लाभ देखा जा रहा है। बस एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो लाभ के उद्देश्य से काम करती है, प्रॉफिट के उद्देश्य से, उसको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन डे 1 को 500 यात्री आए, किराया हुआ 50 रुपए। डे 2 को यात्री 100 आए, तब किराया बढ़कर के कितना हुआ? 50 रुपए ही रहा। ये किसके लिए हो रहा भाई? किराए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यात्री कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किराया कितना रह रहा है? 50 रुपए। तब होगा वो वेलफेयर। तब क्या होगा? तब क्या होगा बेटा? कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होगा। उसको कहते हैं वेलफेयर। लाभ नहीं है यहां, क्या है? कल्याण। लोगों की चिंता ज्यादा है, उसको कहते हैं समाजवाद। उसको कहते हैं समाजवाद। अर्थात सीधी बात है, जो अर्थव्यवस्था लाभ के उद्देश्य से काम करती है वो क्या कहलाती है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। अब देखो इसकी है ना, इसकी तुम लोग वो इसकी विशेषता सुनते हैं पूंजीवाद की। सबसे पहली लाभ का उद्देश्य। पहली विशेषता क्या हुई? ध्यान से सुनोगे। लाभ का उद्देश्य। किसका उद्देश्य? लाभ का उद्देश्य है। क्या होता है? लाभ का टारगेट। ये सबसे मेन बात है। किसका उद्देश्य बेटा? आपके लाभ का उद्देश्य है इसमें। क्या? ठीक है। इसका जो संचालन होता है ना बेटा, वो किससे होता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली। लाभ किसके होगा? बाजार नियंत्रण प्रणाली काम करती है इसमें। मार्केट कंट्रोल सिस्टम काम करता है ना। जब बाजार आ जाता है ना, तब बाजार में क्या हो जाती है? प्रतियोगिता आती है। मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि ये पेन 5 रुपए का बिक रहा है। इसके पीछे एक कारण और है, क्योंकि मार्केट में इसके जैसे पेन 5 रुपए में ही बिक रहे हैं। इसलिए क्या है? प्रतियोगिता की स्थिति रहती है इस अर्थव्यवस्था में। कैसी स्थिति रहती है? प्रतियोगिता की स्थिति। किससे चलती है? बाजार नियंत्रण प्रणाली से। और बाजार जब होता है तब मांग और पूर्ति का महत्व बढ़ जाता है बेटा। क्या बन जाता है? डिमांड एंड सप्लाई का। मांग व पूर्ति का बहुत भयंकर क्या होता रहता है? इसमें महत्व रहता है। मांग और पूर्ति का क्या रहता है? भयंकर महत्व रहता है। ठीक है। इसमें जब मांग और पूर्ति रहती है, डिमांड एंड सप्लाई रहती है, बाजार रहता है, तब क्या रहता है? वस्तु की गुणवत्ता और विविधता पाई जाती है। 5 रुपए में 100 प्रकार के पेन मिल जाएंगे, 10 रुपए में बढ़िया पेन मिल जाएगा, 15 में और बढ़िया पेन मिल जाएगा, 20 रुपए में और बढ़िया पेन मिल जाएगा। तो वस्तु और सेवाओं में विविधता और गुणवत्ता पाई जाती है बेटा। क्या पाई जाती है? वस्तु और सेवा में, वस्तु एवं सेवा में विविधता और गुणवत्ता दोनों होती है बेटा। विविधता व गुणवत्ता दोनों होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पूंजीवाद है ना, वो कैसी व्यवस्था होती है, इसको रेड पेन से लिखूंगा मैं। देखो यहां पर निजी स्वामित्व है। निजी मानी प्राइवेट सेक्टर का, और प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा होता है, इसलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है। पूंजीवाद कैसी होती है बेटा? पूंजीवाद कैसी होती है? विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। क्या होता है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। यहां निजी क्षेत्र की भागीदारी है। इसका मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक, ठीक है। जैसे अमेरिका हुआ, जैसे जापान हुआ, जैसे आपका क्या हुआ? फ्रांस हुआ, जैसे इटली हुआ, जैसे ब्रिटेन हुआ, ये सारे क्या पूंजीवाद के उदाहरण है। सारे क्या पूंजीवाद के उदाहरण है। अब देखो राज्य अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं 2 नंबर पे किसकी? राज्य अर्थव्यवस्था, जो 2 प्रकार की होती है। मैंने क्या बताया आपको? 2 प्रकार की होती है। आज आपका दोनों के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। राज्य अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। पहली को कहते हैं क्या आपके भाई साहब? समाजवाद। क्या कहते हैं? सोशलिस्ट, समाजवाद। और दूसरी को कहते हैं बेटा क्या? क्या कहते हैं दूसरी को? एक को कहते हैं समाजवाद और दूसरी को कहते हैं बेटा क्या? साम्यवाद। दोनों में अंतर क्या है? एक है कम्युनिस्ट और एक है सोशलिस्ट। देखो इसका जनक था ना, राज्य अर्थव्यवस्था का जनक,
राज्य अर्थव्यवस्था का जनक है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स जनक है। कौन जनक है? कार्ल मार्क्स जनक है। राज्य अर्थव्यवस्था का जनक कौन है भैया? कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। अब देखो समाजवाद क्या होता है, ध्यान से सुनोगे, लिखने के ऊपर ध्यान मत दो, लिखवा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, पहले थोड़ा सुन लो, समझ लो क्या होती है। क्या होता है बेटा आपका जो राज्य अर्थव्यवस्था होती है ना, स्टेट इकोनॉमी है ना, वो क्या होता है जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है। सीधी बात क्या है, यहां दोनों में है सरकार का नियंत्रण। दोनों में किसका नियंत्रण है? सरकार का। इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती है। पहले बात सुन लो, ये दो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान में विश्व के सामने 2 मॉडल है राज्य अर्थव्यवस्था के। एक समाजवाद के रूप में जो रशियन इकोनॉमी है, कौन सी है? रशियन इकोनॉमी। और एक है बेटा चाइनीज इकोनॉमी जो कम्युनिस्ट है, जो क्या है? कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित है। अब देखो क्या होता है समाजवाद का मतलब, ठीक है, देखो समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाजवाद में जो वस्तु और सेवाओं का वितरण होता है ना, वो सभी नागरिकों के लिए समान होता है। वहां कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं होता। समाजवाद में क्या होता है, सभी नागरिकों को वस्तु एवं सेवाओं का समान वितरण। क्या होता है बेटा? वस्तु एवं सेवाओं का समान वितरण, गुड्स एंड सर्विस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। वस्तु एवं सेवाओं का समान वितरण होता है। क्या होता है? समान वितरण होता है, ठीक है, समझिए। साम्यवाद में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज है, इसमें जो काम है ना बेटा वो क्षमता के अनुसार मिलता है, और वेतन आवश्यकता के अनुसार। वेतन किसके अनुसार? आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, क्या? आवश्यकता के अनुसार। साम्यवाद ध्यान से सुनोगे, किसके अनुसार? अक्षमता अनुसार, एबिलिटी के अनुसार, अक्षमता अनुसार कार्य, क्षमता अनुसार कार्य, और आवश्यकता अनुसार वेतन। आवश्यकता अनुसार वेतन, समझ गए बात को? अक्षमता एबिलिटी के अनुसार काम, आवश्यकता के अनुसार क्या? वेतन। क्या होता है? साम्यवाद होता है। साम्यवाद का उदाहरण चाइना, समाजवाद का उदाहरण रशिया। कौन? रशिया। ये इसमें ये क्या, केंद्रीकृत व्यवस्था या नीति सरकार बनाती है। क्या बनाती है? सरकार नीतियां बनाने का काम करती है। क्या करती है? सरकार नीति बनाती है भाई। क्या करती है? सरकार नीति बनाती है। इसमें क्या करती है? गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। गवर्नमेंट जब क्या करेगी, यहां लाभ का उद्देश्य था ना, तो यहां जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहां लाभ का उद्देश्य था, यहां क्या होगा बेटा? कल्याण का, वेलफेयर का, कल्याण का उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। यहां बाजार नियंत्रण प्रणाली करती है ना, यहां प्रशासनिक व्यवस्था आती है बेटा। क्या आती है? प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है। क्या करती है? प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है ना। प्रशासनिक व्यवस्था मानी कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे एसडीएम, एसडीएम के नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे पटारी, गिरदावर, गिरदावर के नीचे लेखपाल, है ना। लेखपाल पटवारी है ना, कहीं लेखपाल, यूपी में लेखपाल कहते हैं, राजस्थान में पटवारी कहते हैं, हरियाणा में पटवारी कहते हैं, ठीक है। ग्राम सेवक भी शब्द है एक, फिर ग्राम विकास अधिकारी भी है, ठीक है, फिर ब्लॉक विकास अधिकारी है, बीडीओ होता है, वीडियो होता है, ये होता है ना। तो एक प्रशासनिक व्यवस्था करती है। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होता है? सिस्टम चलता है दंड वाला, है ना, कि किसी ने गलती करी तो ऊपर वाला अधिकारी उसको क्या करता है? दंडित करता है। तो क्या है? दंड प्रणाली से काम करती है प्रशासनिक। क्या? प्रशासनिक ढांचा न्याय दंड विधि पर काम करता है। किस पर काम करता है? न्याय दंड विधि पर काम करता है। किस पर? न्याय दंड विधि पर काम करता है, लाभ के लिए। किसके लिए? अधिकतम कल्याण के लिए काम करती है बेटा। वर्ग संघर्ष की समाप्ति है इसके अंदर। प्रशासनिक ढांचा है, केंद्रीकृत व्यवस्था है, इसको कहते हैं बेटा आपके क्या? पूंजीवाद। और इन दोनों का मिक्सअप क्या होता है बेटा आपका? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद निजी क्षेत्र भी पाया जाता है और राज्य भी पाई जाती है, उसको कहते हैं बेटा आपका क्या? अर्थव्यवस्था। अब लिखने का काम करोगे भाई, अब लिखने का काम करोगे। समझा दिया मैंने पूरा, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, फटाफट लिखो बेटा। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है।
क्या पाया जाता है बेटा? निजी स्वामित्व। फटाफट लिखो इसको। फटाफट लिखो, फटाफट लिखने का काम करो भैया, इसे फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। हस्तक्षेप सिद्धांत के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। देखो 5 विशेषताएं सुनो इसकी। अधिकतम लाभ है, क्या है? अधिकतम लाभ है, बाजार नियंत्रण प्रणाली है, प्रतियोगिता की स्थिति है, मांग और पूर्ति का महत्व है, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता और गुणवत्ता। बेटा गुड्स एंड सर्विस की क्या डाइवर्सिटी एंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लिख लिया? बहुत बढ़िया बेटा। अगला लिखो फटाफट, ये 5 विशेषताएं लिखो भाई जो मैंने बताई थी आपको। फटाफट 5 विशेषताएं लिखो भाई। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स लिखो फटाफट। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। बोलो भाई, चलो लिख ली 5 विशेषताएं, फटाफट फटाफट चलो। पीडीएफ तो डालेंगे भाई। विकेंद्रीकृत व्यवस्था, यूएस जापान फ्रांस इटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये बात है। अब बात आगे बेटा राज्य अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर सरकारी स्वामित्व पाया जाता है, राज्य अर्थव्यवस्था कहलाती है। राज्य अर्थव्यवस्था की अवधारणा कार्ल मार्क्स की पुस्तक डास कैपिटल से निकली है बेटा। जनक कौन है इसका? जानते हो आप लोग कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल से। सर निजी अर्थव्यवस्था है तो समाजवादी कैसे हो सकती है? मनीष जी कह रहे हैं। देखो एक बच्चा ये लिखते जाओ तुम लोग। निजी अर्थव्यवस्था देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है। मिश्रित में क्या होता है? सरकार मानी निजी और निजी। सरकार क्या करती है? नीति बनाती है। क्या करती है? पॉलिसी मेकिंग करती है। और उनको अप्लाई लागू कौन करता है? नीतियों को प्राइवेट सेक्टर करता है। बस इसको कहते हैं बेटा क्या? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या आपके? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लागू उनको वो करता है और कुछ चीजों पर सरकार का स्वामित्व होता है और कुछ चीजों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। मिक्स सिस्टम होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी स्वामित्व ज्यादा पाया जाता है, क्या कहलाती है? राज्य अर्थव्यवस्था कहलाती है, स्टेट इकोनॉमी कहलाती है, जो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक से निकली। इसके 2 रूप होते हैं, एक समाजवाद और एक साम्यवाद। एक समाजवाद और एक साम्यवाद। इसे 2 भागों में बांटते हैं बेटा। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी, सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू ऑल सिटीजन्स, इसको कहते हैं बेटा क्या? समाजवाद।
ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार वेतन या प्रतिफल, जैसे चाइना। फटाफट लिखो बेटा, समझा चुका हूं पूरी बातें, अब इसके अंदर ज्यादा लेट मत करो, फटाफट लिखो इसको, सारी बातें समझा चुका हूं। सारी बातें समझा चुका हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विशेषता स्वरूप, केंद्रीकृत व्यवस्था संचालन के लिए एक प्रशासनिक ढांचा, न्यायदंड विधि द्वारा संचालन, अधिकतम कल्याण का उद्देश्य, एंड ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष की समाप्ति इसमें मानी जाती है बेटा। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए बात को? ठीक है, शाबाश। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हो गया कंप्लीट भाई। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, आपको बच्चा पूरी क्लास से मिल जाएंगी। कल से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो मस्त तरीके से रोज पढ़ने का काम करेंगे। खुश रहें, मस्त रहें, जिंदाबाद रहे, आबाद रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी समाजवादी इकोनॉमी कहीं है क्या सर? अरे है क्यों नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद का ही रूप है, साम्यवाद भी है उसके अंदर, है ना, पूंजीवाद भी उसके अंदर। भारत में क्यों नहीं है? रसिया पूर्णतः समाजवाद पर आधारित है। समान है बेटा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।